Students, today we will continue this chapter because in previous class we have also read about the new kings and kingdoms during the medieval period. Now the next topic is warfare for wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time, they tried to control over other areas. One particularly prized area was the city of Kannos in the Ganga Valley for centuries. Rulers belonging to the Gurjar Pratihar, Rashtrakoot, and Pal dynasties fought for control over Kannos because there were three parties in this long drawn conflict. Historians often describe it as the tripartite struggle. In this section, we have also read about the three dynasties. They control over the city of Kannos. Their name was Rashtrakoot dynasties and the Gurjar Pratihar and the Pal dynasties. They were fought for control over Kannos. You know, the struggle, the conflict between these dynasties over Kannos, historians often describe it as the tripartite struggle because the Kannos city located in the Ganga Valley and it was the very important for economic sources. So many dynasties like the Rashtrakoot, Pals, and you know Gurjar Pratihar conflict between them. As we will see, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked one another's kingdoms, they often chose to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about this in chapter 5. हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध इसको कहा जाता है क्योंकि धन प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़े जाते थे। जैसा आपने नोटिस किया है कि जो भी रूलिंग डायनेस्टीज रहे वो किसी एक विशेष क्षेत्र पर आधारित थे। एक ही समय में जो है किसी एक विशेष पर्टिकुलर एरिया पर जो है कब्जा या नियंत्रण करने की कोशिश की गई। उनमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट सिटी था कन्नौज, जो कि गंगा वैली में स्थित था। शताब्दियों तक कई ऐसे जो है शासक हुए अलग अलग डायनेस्टीज़ के, चाहे वो गुर्जर प्रतिहार हो, राष्ट्रकूट हो या पाल डायनेस्टी हो। इनके बीच में जो है कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष चलता रहा क्योंकि ये तीनों ही पार्टीज़ जो थी उन्होंने लंबे समय तक उनके बीच में संघर्ष रहा और इतिहासकारों ने भी उसे एक त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में बताया है। जैसा हम देखेंगे कि जो रूलर्स हुए उन्होंने जो है अपनी शक्ति और संसाधनों को बढ़ाने के लिए, या अगर हम कहें तो उनको और इंक्रीज़ करने के लिए जो है कोशिश किया। उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए, इसलिए जब वे किसी अन्य राज्य पर आक्रमण करते थे और उन्होंने जो है टेम्पल्स को टारगेट किया, जो कि उस समय एक सबसे बड़ा सोर्स होते थे क्योंकि वहाँ पे धन संपदा का भंडार होता था। उसके बारे में हम विस्तार से चैप्टर 5 में चर्चा करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नॉन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान. He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran, and the northwestern part of the subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples, including that of Somnath, Gujarat. Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. इनमें से एक सबसे जो वेस्ट
अगर हम कहें सुल्तान था, एक शासक हुआ सुल्तान महमूद गजनी, जो गजनी का सुल्तान था अफ़गानिस्तान में। उसने 997 से लेकर के 1030 तक वहाँ शासन किया था। और उस दौरान जो है उसने मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ईरान, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पर भी आक्रमण किया। उसने कई बार जो है रेड्स की और प्रत्येक वर्ष वो लगभग जो है आक्रमण करता था। और ख़ास करके जो धनी मंदिर थे या जहाँ धन संपदा का भंडार होता था जिन मंदिरों पर, उनको वो टारगेट करता था। इनमें एक सोमनाथ का मंदिर भी है गुजरात में, जहाँ पर महमूद गजनी ने 1025 में जो है वो आक्रमण किया था। जैसा कहा जाता है कि महमूद गजनी जो था उसने करीब भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। लेकिन उसका जो उद्देश्य होता था वो केवल धन संपदा को लूटना था। धन संपदा लूट करके वो वापस अपने जो है राजधानी गजनी लौट जाता था, जिससे वो अपनी राजधानी को काफ़ी जो है प्रचारित करने में और उसको समृद्ध बनाने में सफल हुआ था। Sultan Mahmud was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Baruni to write an account of the subcontinent. This Arabic work, known as the Kitab-ul-Hind, remains an important source for historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare these accounts. सुल्तान जो मोहम्मद गजनी था वो बहुत अधिक इंटरेस्ट था, है ना, उसके अंदर ये हित उसके कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। और उसने जो है लोगों के ऊपर काफ़ी जो है कब्जा किया। जिन क्षेत्रों को उसने कब्जाया तो उनका जो एक स्कॉलर था, एक विद्वान था, उनके साथ जो भारत आया था जिसका नाम था अल बरूनी, है ना। अल बरूनी जो था उसने सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा है, किताबुल हिंद में लिखा है, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत रहा है इतिहासकारों के लिए। अल बरूनी ने संस्कृत के जो विद्वान थे उनसे जो है कंसल्ट करके, चर्चा करके जो है अपना जो है किताब-उल हिंद लिखा था। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चहमान्स, लेटर नोन एज द चौहान्स, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gahdwals of western Uttar Pradesh. The best known Chahman ruler was Prithviraj III, 1168 to 1192, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the very next year in 1192. अन्य जो राजा हुए वो भी युद्धों में इन्वॉल्व रहे। इनमें चहमान्स थे, बाद में उनको चौहान्स के नाम से जाना गया, जिन्होंने दिल्ली से लेकर अजमेर के क्षेत्र में शासन किया था। और उन्होंने अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए पश्चिम और पूरब में जो है कई बार जो है उन्होंने अटैम्प्ट्स भी किए। जहाँ चालुक्यों ने उनका विरोध किया गुजरात में, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर गहड़वाल्स जो थे उन्होंने उनका विरोध किया था। और चहमान्स जो रूलर्स थे उनमें सबसे जो फेमस किंग हुए पृथ्वीराज थर्ड, जिन्होंने 1168 से लेकर 1192 तक दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है। और जिनको अफ़गान रूलर सुल्तान महमूद गौरी को जिसने हराया था 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को तराइन के द्वितीय युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद जो है मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है, क्योंकि 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया और उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। 1192 के बाद जो है मोहम्मद गौरी का जो ग़ुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने 1206 में जो है ग़ुलाम वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद भारत में जो है मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। अब हम पढ़ेंगे एक क्लोज़र लुक द चोल्स। कुछ हम दक्षिण भारतीय राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें चोल्स हैं, जो है पांड्यास हुए, चोल्स हुए, चालुक्यास हुए, है ना। तो चालुक्य गुजरात में थे, सॉरी। और दक्षिण में जो है पांड्या थे, है ना। और चोल्स हुए और काकतीय हुए,
है ना, कई ऐसे वंश थे जो कि चेर, चोल और पांड्या, ये 3 प्रमुख वंश हुए दक्षिण भारत के अंदर, चेर, चोल और पांड्या। आज हम चोल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। चोल्स जो थे फ्रॉम उरेयूर टू तंजावुर। हाउ डिड द चोल्स राइज टू पावर? प्रश्न ये है, चोल्स सत्ता में कैसे आए थे, है ना। ए माइनर चीफली फ्रॉम फैमिली नोन एज द मुटेरियूर held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallav kings of Kanchipuram. Viziale, who belonged to the ancient chiefly family of the Chols from Urayur, captured the delta from the Muttairayur in the middle of the 9th century. He built the town of Tanjavur and a temple of goddess Nisum Vasudini there. प्रश्न ये है कि चोल्स जो है वो पावर में कैसे आए। तो एक माइनर जो चीफली फैमिली थी जिसको मुटेरूर में जो है जाना जाता था, और उसने कावेरी डेल्टा के क्षेत्रों में जो है सत्ता हथियाई, और वो जो है पल्लव जो राजा थे कांचीपुरम के, उनके सहायक थे, सबॉर्डिनेट्स थे। विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक था, ठीक है, और उसने उरायूर के जो चोल्स थे, चोल्स जो फैमिली थी उसका चीफ था, और उसने डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। मुटेरूर के कावेरी का जो डेल्टा था मुटेरूर में जो है 9वीं शताब्दी के मध्य में, और उसने तंजावुर नामक जो है टाउन जो है बनाया था, और एक जो है निसुम्बाधिनी जो देवी थी, गॉडेसेस थी, उसका मंदिर भी वहाँ बनाया गया था। द सक्सेसर ऑफ विजयालय conquered neighboring regions and kingdom grew in size and power. The Pandyan and the Pallav territories to the south and north were made part of this kingdom. विजयालय के जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने अपने पड़ोसी जो क्षेत्र थे उन पर भी कब्जा किया और अपने राज्य को में वृद्धि की, उसकी आकार को भी बढ़ाया, उसकी शक्ति को भी बढ़ाया। और जो पांड्य थे और जो पल्लव की जो टेरिटरीज थी, जो राज्य क्षेत्र थे साउथ में और नॉर्थ में, है ना, उनको भी जो है राज्य का हिस्सा बनाया। इनमें जो सबसे प्रमुख जो चोल वंश के शासक हुए उनमें राजराज फर्स्ट कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर, इसको बहुत ही शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। बिकेम किंग इन 985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। ये 985 में जो है शासक बना था राजराज फर्स्ट, और इसने अपने नियंत्रण को काफ़ी विस्तृत किया और कई क्षेत्रों पर उसने कब्जे भी किए। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, और उसने अपने जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी साम्राज्य की उसको संगठित भी किया था। राजराज सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड द गंगा वैली। राजराज फर्स्ट का जो बेटा था राजेंद्र प्रथम, उसने उसकी नीतियों को जारी रखा और गंगा वैली के क्षेत्रों में वो लगातार जो है रेड मारता रहा, है ना। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपीडिशंस। इसके अलावा चोल वंश के शासकों को का जो एक सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा, उनकी जो फौज थी, उसकी जो आर्मी होती थी, उसको काफ़ी विकसित किया गया था, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका सहित कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पर भी जो है अटैक्स किए थे, और उन्होंने अपनी नौसेना को काफ़ी मजबूत बनाया था। नाउ वी विल रीड स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर in the next session. Okay.